हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th आईटी कोड 402 की यूनिट नंबर 3 डीबीएमएस पढ़ेंगे। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे अपनी जो ऑफिशियल बुक है सीबीएसई की उससे। तो सीबीएसई की ऑफिशियल बुक से अगर हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ भी चीज़ छूटने के चांसेस तो है ही नहीं, ठीक है। तो पूरी बुक में जितनी भी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो हम कवर करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेकार से जो ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, तो उन चीज़ों को हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जैसे ये वाला पैराग्राफ है तो इन चीज़ों को हम स्किप कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करते हुए पढ़ते चलेंगे। और इस वीडियो के बाद तुम्हारा ये चैप्टर अच्छे से पूरा हो जाएगा, तुम्हारे इसमें फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं हम। बाकी इसके नोट्स तुम्हें हमारी वेबसाइट readersvenue.com पे मिल जाएंगे और उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन नंबर 1 से, ठीक है। सेशन नंबर 1 है हमारा एप्रिशिएट कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले जानते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा के ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन को डेटाबेस कहते हैं। इसे हम ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं जैसे कोई इन्फॉर्मेशन का एक कंटेनर हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। मान लो तुम्हारी एक स्टेशनरी की शॉप है और तुम्हें अपने वहाँ पे जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसका डिटेल्ड रिकॉर्ड रखना होता है, जैसे प्राइसिंग, स्टॉक लेवल्स फॉर रीऑर्डरिंग या ओल्ड स्टॉक कितना है। अगर कंप्यूटर्स में तुम ये सारी चीज़ें स्टोर कर रहे हो तो उसका तुम इन प्रोग्राम्स की मदद से कर सकते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस या माई सिक्वल, ठीक है। और डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने बिजनेस के नीड पे। आगे मूव करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज़ ऑफ डेटाबेस। इसकी मदद से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वीनियंटली डेवलप डेटाबेस फॉर वेरियस एप्लीकेशन। ये ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है कि वो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, यानी अपने ज़रूरतों के हिसाब से, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से डेटाबेस क्रिएट कर सकें, ठीक है। अ डेटाबेस इज़ एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड, फाइल एंड अदर ऑब्जेक्ट। डेटाबेस के अंदर डेटा रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की फाइल, अदर चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। अ डीबीएमएस अलाउज डिफरेंट यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू कंकरेंटली एक्सेस द सेम डेटाबेस। यानी कि अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है हमारे सिस्टम पे, डीबीएमएस अलाउ करता है कि वो सारे एप्लीकेशंस हमारे सेम डेटाबेस को एक साथ यूज़ कर सके। कॉन्करेंटली मतलब साइमल्टेनियसली, एक साथ। कुछ वेल नोन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे ओरेकल, IBM, DB2। इनमें से एक दो याद कर लो क्योंकि इसको तुम्हें लिख के आना होता है एग्जाम में, जो भी तुम्हें आसान लग रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो याद हो जाएगा, माई सिक्वल याद हो जाएगा, फॉक्स प्रो याद हो जाएगा। तो एक दो याद करने की कोशिश करो, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसकी मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं एक डेटाबेस को। तो इस डेफिनेशन को याद कर लेना। नाउ नेक्स्ट इज डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 टाइप्स। डेटा को 2 तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहला है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल में डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल। डेटा सिंगल टेबल में स्टोर होता है और सिंगल टेबल में वही डेटा आ पाएगा जो कम होगा। दूसरा है रिलेशनल। रिलेशनल में डेटा स्टोर होता है मल्टीपल टेबल में, और मल्टीपल टेबल की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब डेटा ज़्यादा होगा। और इन मल्टीपल टेबल को हम लिंक करते हैं यूजिंग अ कॉमन फील्ड। अब इसको मैं तुम्हें चैप्टर में आगे बढ़ते हुए समझा तो दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अभी समझ लो। रिलेशनल वाला कहाँ पे यूज़ होगा? फॉर एग्जांपल तुमने एक टेबल बनाई अपने फैमिली मेम्बर के इनकम की, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स के नेम है, यहाँ पे उनकी इनकम है। तो एक टेबल में तुम्हारा इतना काम हो गया। मान लो ये डेटा तुम्हारा ज़्यादा हो गया क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा थे या उनकी इनकम ज़्यादा थी या अलग अलग सोर्सेज की थी। तो अलग अलग सोर्सेज भी मेंटेन करना, उसके अमाउंट भी लिखना, तो इससे तुम्हारी टेबल बड़ी होगी मान लो। तो तुम्हें दूसरी टेबल की ज़रूरत पड़ी उनके एक्सपेंसेस लिखने के लिए, ठीक है। तो 2 टेबल की ज़रूरत तुम्हें पड़ी होगी डेटा, क्योंकि डेटा ज़्यादा था। अब इसको तुम एक कॉमन फील्ड से लिंक कर दोगे। फॉर एग्जांपल तुमने अपने हर एक फैमिली मेम्बर को एक यूनिक आईडी दे रखी है, आईडी नंबर दे रखा है, तो वो यूनिक आईडी नंबर से तुम लिंक कर सकते हो इसे। या कॉमन फील्ड नेम भी हो सकता है कि हर एक फैमिली मेम्बर का जो नेम है वो यहाँ पे भी सेम है और एक्सपेंसेस वाली टेबल में भी सेम है, तो उससे भी तुम इन 2 टेबल को लिंक कर सकते हो। तो रिलेशनल में डेटा स्टोर होता है मल्टीपल टेबल में और टेबल को लिंक किया जाता है यूजिंग अ कॉमन फील्ड। कॉमन फील्ड से 2 टेबल को लिंक किया जाता है। ये सूटेबल होता है मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए, और अगर कम है तो हम सिंगल टेबल में स्टोर करेंगे जिसे हम फ्लैट फाइल कहते हैं। उसके बाद है हमारा डेटाबेस सर्वर। तो डेटाबेस सर्वर क्या होता है? डेटाबेस सर्वर आर डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस, जहाँ पे एक्चुअल डेटाबेस हमारा स्टोर होता है। एंड दे रन ओनली द डीबीएमएस एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। उन कंप्यूटर में डीबीएमएस और उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर ही वर्क करते हैं। टिपिकली डेटाबेसेस आर अवेलेबल ऑन डेटाबेस सर्वर आर एक्सेस थ्रू कमांड लाइन और ग्राफिक यूजर इंटरफेस टूल रेफर टू एज फ्रंट एंड।
हम इस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की मदद से। फॉर एग्जांपल तुम क्रोम पे जाते हो और readersvenue.com लिखते हो, ठीक है, तो तुम एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हो रीडर्स वेन्यू के डेटा को एक्सेस करने के लिए। और वो डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है, वो एक सर्वर पे स्टोर्ड है। उस सर्वर को हम कहेंगे बैकएंड और जहाँ से तुम उसे एक्सेस कर रहे हो उसे कहेंगे फ्रंट एंड। और इस टाइप के डेटा एक्सेस को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, कि एक सर्वर है और वो डिफरेंट क्लाइंट्स को डेटा दे रहा है। क्लाइंट्स हो सकते हैं जैसे एक तुम आज वेब एप्लीकेशन के नोट्स लेने जा रहे हो, दूसरा बच्चा DBMS के नोट्स लेने जा रहा है readersvenue.com पे। तो ये डिफरेंट क्लाइंट्स हैं इस सर्वर के लिए, तो इसे क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के एडवांटेजेस होते हैं, इसमें तुम्हें इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना घबराओ मत इसके बारे में, बस ऊपर से 1-2 लाइन ज़रूर याद करके जाना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाकी समझा तो मैं तुम्हें दूंगा ही। तो पहला टॉपिक है हमारा रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। इसके अंदर ये बताया गया है कि सेम फाइल की मल्टीपल कॉपीज़ नहीं बनाई जाती है डेटाबेस में। मतलब डेटाबेस इसे करेक्ट कर देता है, वो चांस ही नहीं होता है कि तुम्हें डुप्लीकेट डेटा मिले। देयर इज़ नो चांस ऑफ एनकाउंटरिंग डुप्लीकेट डेटा इन डेटाबेस, ठीक है। डुप्लीकेट डेटा को मैं एक्सप्लेन तुम्हें ऐसे करता हूँ, जैसे तुमने GTA 5 की एक फ़ाइल अपने D फोल्डर में भी रखी है और G फोल्डर में भी रखी है, तो ये मल्टीपल फाइल्स हैं, अलग अलग जगह पे स्टोर्ड है, तो इससे तुम्हारा स्पेस ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो सेम चीज़ हमारी डेटाबेस में भी होती है। तो ये चीज़ अगर हमारी डेटाबेस में होंगी तो डेटाबेस में भी बहुत ज़्यादा सर्वर पे लोड बढ़ेगा, सेम फाइल बार बार जाते रहेगी तो, ठीक है। पर डेटाबेस में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, डेटाबेस की मदद से हम अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। द यूज़र ऑफ डेटाबेस कैन शेयर डेटा अमंग देमसेल्फ। डेटा सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र को ही शेयर किया जा सकता है। और मैनी रिमोट यूज़र्स कैन ऑल्सो एक्सेस डेटाबेस साइमल्टेनियसली एंड शेयर द डेटा बिटवीन देमसेल्फ। जो लोग वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट नहीं है, बहुत दूर भी हैं, वो भी उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब डेटा एक्यूरेट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए डेटाबेस में, ठीक है। एक्यूरेट का मतलब तो तुम्हें पता है कि बिल्कुल सटीक, सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि हर एक डेटाबेस में वो डेटा सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ये डेटाबेस है, ये यूज़र A के पास है फ़िलहाल अभी के लिए। यहाँ पे तुमने इंसान A के आगे उसकी इनकम लिखी है 100 रुपीज़, इंसान A के आगे तुमने इनकम लिखी है 1000 रुपीज़, ठीक है, एक जीरो बढ़ा दिया तुमने। तो ये डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, ये इधर अलग है, इधर अलग है, तो ये एक्यूरेट भी नहीं हुआ फिर। तो डेटा को एक साथ एक्यूरेट भी होना होगा और कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा एक डेटाबेस में, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट द डेटा इज़ करेक्ट एंड कंसिस्टेंट इन ऑल द डेटाबेस। सारे डेटाबेस में वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और कंसिस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म है, वो सब में एक ही चीज़ चल रही है। यानी एक ही अगर इनकम 100 है तो सारे डेटाबेस में 100 ही दिखेगी, ऐसा होना चाहिए। एंड फॉर ऑल यूज़र, सबके लिए वो सेम डेटा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डेटाबेस। ओनली ऑथोराइज्ड यूज़र शुड बी अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस, ठीक है। ये तो हमें पता है कि सिर्फ ऑथोराइज्ड यूज़र ही डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और उनकी आइडेंटिटी को हमें ऑथेंटिकेट करना चाहिए यूजिंग अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो पहला हमने देखा कि सिर्फ ऑथराइज यूज़र्स ही अलाउ किए जाते हैं एक्सेस करने के लिए डेटाबेस को, और उनकी आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट किया जाता है यूजिंग अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इसका अपोजिट भी तुम लिख लेना इस पॉइंट को बढ़ाने के लिए कि अनऑथराइज यूज़र शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद है प्राइवेसी। प्राइवेसी मेंटेन रहती है डेटाबेस में क्योंकि हम सिर्फ ऑथराइज यूज़र को ही एक्सेस दे रहे हैं डेटाबेस का, और वो भी हम देंगे प्राइवेसी कंस्ट्रेंट लगा के। प्राइवेसी कंस्ट्रेंट मतलब तुम एक यूज़र को कितना डेटा दिखाना चाहते हो वो तुम वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। टू सिक्योर डेटा लेवल्स आर सेट इन डेटाबेस एंड अ यूज़र कैन ओनली व्यू द डेटा विच इज़ अलाउड टू बी सीन। एक यूज़र उतना ही डेटा देख सकता है जितना उसे अलाउ किया जाएगा कि तू उसे देख, ठीक है। अगला फीचर है इसका बैकअप एंड रिकवरी। तुम्हें नाम से ही पता चल गया होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। द यूज़र डू नॉट नीड टू बैकअप डेटा पीरियडिकली बिकॉज इट इज़ टेकन केयर बाय द DBMS, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली अपना बैकअप ले लेता है। अगर तुम्हारा सिस्टम ख़राब भी हो जाए, सिस्टम फेलियर के केस में DBMS जब तुम उस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तुम्हें वही डेटा मिल जाएगा जो तुम प्रीवियसली वर्क कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली बैकअप होते रहता है।
और लास्ट पॉइंट है हमारा डेटा कंसिस्टेंसी। ये मैंने तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। डेटा कंसिस्टेंसी इज़ इंश्योर्ड इन अ डेटाबेस बिकॉज देयर इज़ नो डेटा रिडंडेंसी। ओके, डेटा कंसिस्टेंसी मीन देयर शुड बी मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज़ ऑफ सेम डेटा। मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया ए के आगे हमने 100 रुपीज़ लिखे थे एक जगह पे इनकम में, दूसरी जगह हमने 1000 लिख दिए। तो ऐसे मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज़ नहीं होनी चाहिए डेटाबेस में, और ये सारी चीज़ें डेटाबेस सॉफ्टवेयर अपने आप ही इंश्योर कर देता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के अलग अलग फीचर्स के बारे में जानेंगे। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ योर एड्रेस बुक। वट डू यू स्टोर इन एड्रेस बुक? यू मे हैव पीपल्स नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और मे बी इवन देयर बर्थडेज। देयर इज़ अ कॉमन एलिमेंट हेयर, पीपल। ठीक है, जिनके बारे में तुम लिख रहे हो, उनके ही एड्रेस सेव कर रहे हो, उनके ही तो फ़ोन नंबर सेव कर रहे हो और उनके ही बर्थडेज भी सेव कर रहे हो। तो कॉमन एलिमेंट क्या है? पीपल है। इन दिस एग्जाम्पल ईच पर्सन इज़ कंसिडर्ड एज एन आइटम, तो इसे हम आइटम कंसिडर कर लेंगे। सो डेटाबेस विल स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन। When you are recording information in your address book, what will you ask the people? तुम लोगों से क्या पूछोगे? जब तुम उनका फ़ोन नंबर लिखने जाओगे तुम उनसे पूछोगे कि तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है। तो हर एक क्वेश्चन को जो तुम पूछोगे उस आइटम के बारे में, उसे हम कहेंगे फील्ड। तो मैं तुम्हें यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाई है उसके हिसाब से समझा देता हूँ। ये है एक आइटम, उससे तुम जो भी क्वेश्चन पूछोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, तो जितने क्वेश्चन तुमने पूछे ये हर एक फील्ड को दर्शाता है। ठीक है, ये कॉलम है, जो सीधे हैं वो कॉलम है। इसको तुम्हें याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। मैंने कहीं तो देखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। क्रो जो है वो एक कॉलम पे बैठा है, ठीक है, और कॉलम पे बैठ के उसने कुछ गंदगी कर दी नीचे को और वो कॉलम पे लग गई है पूरी अच्छे से। ठीक है, कॉलम का एक कलर आ चुका है, तो क्रो ने कॉलम पे कलाकारी कर दी है, समझ रहे हो। इस तरीके से तुम कुछ तो याद रख सकते हो। मतलब इतना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है ये, बट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कॉलम क्या था, वर्टिकल था या हॉरिजॉन्टल था, तो कंफ्यूज अब तुम नहीं हो गए शायद। तो फील्ड को ही कॉलम कहते हैं। और हर एक क्वेश्चन जो तुम आइटम से पूछोगे, फॉर एग्जाम्पल तेरा एड्रेस क्या है, तेरा फ़ोन नंबर क्या है, तो वो एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये आइटम्स हैं और ये फील्ड्स हैं। नाउ से यू मेक न्यू फ्रेंड्स। अब तुमने नए दोस्त बनाए और तुम उनकी इन्फॉर्मेशन भी अपने एड्रेस बुक में डालना चाहते हो, तो तुम उनसे क्वेश्चन पूछोगे और तुम्हें आंसर मिलेगा और फिर तुम एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करोगे। रिकॉर्ड क्या होता है? अ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मेड अप ऑफ फील्ड्स। तो ये पूरा एक नया रिकॉर्ड है। मान लो तुम्हारा जो ई नाम से दोस्त है वो नया दोस्त बना है, तुम उसके बारे में एक नया रिकॉर्ड अपने एड्रेस बुक में डालोगे। रिकॉर्ड क्या होता है? सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि फील्ड से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल ये जो रिकॉर्ड है ये फील्ड से मिलकर बना हुआ है। एड्रेस वाली फील्ड भी है इसमें, फ़ोन नंबर वाली फील्ड भी है। तो ये एक रिकॉर्ड में मल्टीपल फील्ड्स होती हैं। ठीक है, रिकॉर्ड इज़ अ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम वैल्यू के बारे में जानते हैं। वैल्यू इज़ द एक्चुअल टेक्स्ट और न्यूमेरिकल अमाउंट और डेट जो कि तुम उसमें डालोगे। जो ये सेल है इसमें जो भी तुम इसमें लिखोगे उसे वैल्यू कहते हैं। तो रिकॉर्ड इज़ अ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मेड अप ऑफ फील्ड स्टोर इन योर डेटाबेस अबाउट वन ऑफ द आइटम्स। तो इस तरीके से जब तुम इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखते हो एक ग्रिड में, तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड क्रिएट्स अ टेबल। तो हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाती है, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब डेटाबेस के की फीचर्स जान लेते हैं कि डेटाबेस के क्या फीचर्स हैं। डेटाबेस कैन हैव वन और मैनी टेबल। इसमें एक या एक से ज़्यादा टेबल हो सकती है। अभी हमने एड्रेस बुक का तो बहुत सिंपल एग्जांपल लिया था, बट बड़ी बड़ी कंपनीज़ को एक बड़ा डेटाबेस बनाना होता है। एक उनका प्रोडक्ट के लिए एक बनता है, सप्लायर्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग उनकी टेबल्स बनती है। हमारा तो एक टेबल में काम निकल गया था। तो डेटाबेस में एक हो सकती है या एक से ज़्यादा टेबल्स हो सकती हैं। ईच टेबल इन डेटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम। एक ही टाइप के आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन एक टेबल में होती है। जैसे हमने ऊपर देखा, प्रोडक्ट की एक अलग टेबल है, सप्लायर की एक अलग टेबल है, एड्रेस की हमारी एक अलग टेबल है। तो एक टेबल में इंफॉर्मेशन होती है एक ही टाइप के आइटम के बारे में। सो अ डेटाबेस इज़ अ कंटेनर दैट होल्ड टेबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट एंड मैनेज हाउ दे कैन बी यूज्ड। तो डेटाबेस की एक अलग हमें डेफिनेशन और मिल गई यहाँ से। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान देनी चाहिए कि जब हम लोगों के नेम वहाँ पे डाल रहे हैं तो हो सकता है कि लोगों के नेम सेम हो। जैसे एक से ज़्यादा चारू अडोरा होंगे और उनमें हमने सेम एड्रेस डाल दिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि चारू अडोरा रहता कहाँ है भाई। तो इसलिए बट व्हेन क्रिएटिंग अ डेटाबेस एन इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ रिकॉर्ड यूनिकनेस इन एवरी टेबल। It is important to be able to distinguish between different items having duplicate values। तो different item में distinguish करें, इसलिए record uniqueness एक important feature है एक टेबल का।
यूनिकनेस हेल्प करती है टू अवॉइड एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड कॉज्ड बाय यूजर, या फिर कंप्यूटर एरर की वजह से भी हो जाता है। अब ये यूनिकनेस हम कैसे अप्लाई करेंगे टेबल में? दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग सम नंबर और वैल्यू जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी एक रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड हमने देखा था क्या था, एक पूरा रो था जिसमें डिफरेंट फील्ड का एक पूरा सेट था वो, ठीक है, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो एक ऐसी यूनिक वैल्यू होगी जो कि वो पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। हम एक न्यू फील्ड क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम यूनिक वैल्यूज डालेंगे हर एक नए रिकॉर्ड के लिए। देयरफॉर एवरी टेबल हैज़ अ की फील्ड विच इंश्योर दैट देयर आर 100% यूनिक वैल्यू थ्रू आउट द डेटाबेस। तो इस तरह से हर एक टेबल की एक की फील्ड होती है जो कि ये इंश्योर करती है कि 100% यूनिक वैल्यूज़ हैं पूरे डेटाबेस में। एवरी डेटाबेस टेबल शुड हैव वन और मोर फील्ड जिन्हें हम की तरह डेजिग्नेट करेंगे। You can assign a unique value to this key for differentiating records that may have similar names or addresses. For example, हमारे पास एक टेबल है, इसमें दो लोगों का नाम सेम है, तो इन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक की फील्ड क्रिएट करते हैं रोल नंबर की। इसमें रोल नंबर सबका डिफरेंट है, तो इस की फील्ड से हम यूनिकली एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल देखेंगे RDBMS का। हमने पहले एग्जाम्पल लिया था एक एड्रेस बुक का जो पहले हम पढ़ रहे थे। एड्रेस बुक में तो हमारे पास एक ही टेबल थी, पर अब हम एक डिफरेंट सिचुएशन को देखते हैं। अब हम एक डीलर बन चुके हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ आइटम सेल करता है, और हम चाहते हैं कि हम अपनी सेल्स की डिटेल्स को रिकॉर्ड करें अपने पास्ट मंथ में जो भी हुआ था, और हम चाहते हैं कि अपने क्लाइंट की भी डिटेल हम उसमें मेंशन करें जिन्होंने भी आइटम ख़रीदा था, जैसे उनका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, उन्होंने किस दिन परचेज़ किया था, ये सारी चीज़ें हम उसमें रिकॉर्ड करें। ये हम चाहते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो हम एक सेल्स टेबल बना लेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें तुम्हें क्या एक प्रॉब्लम दिख रही है कि जब भी शीला वैभव दोबारा आते हैं हमें दोबारा वही डिटेल बार बार भरनी पड़ती है, ठीक है, पूरी डिटेल। तो इसका सल्यूशन क्या है कि हम एक टेबल बना दे क्लाइंट के लिए, दूसरी बना दे सेल्स के लिए, और क्योंकि हर एक रिकॉर्ड यूनिक होना ज़रूरी है तो हम उसमें एक क्लाइंट आईडी डाल सकते हैं जिससे कि हर एक क्लाइंट को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके क्लाइंट टेबल में। और सेल्स टेबल में हम एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस दे सकते हैं जो कि पार्टिकुलर रिकॉर्ड को रेफ़र करेगा क्लाइंट टेबल में। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये हमने एक क्लाइंट टेबल बनाई, दूसरी हमने सेल्स टेबल बनाई। क्लाइंट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर एक क्लाइंट को, और सेल्स टेबल में हम इससे रेफरेंस लेंगे। क्लाइंट के बारे में अगर हमें जानना होगा तो हम रेफ़र करेंगे क्लाइंट टेबल में क्लाइंट आईडी के साथ, और क्लाइंट आईडी से फिर हम उस पर्टिकुलर क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कस्टमर था कौन। इन द एग्जाम्पल हेयर द फील्ड क्लाइंट आईडी अकर्स वंस इन द क्लाइंट टेबल। क्लाइंट टेबल में क्लाइंट आईडी एक ही बार आ रही है, बट क्योंकि क्लाइंट एक से ज़्यादा बार ऑर्डर प्लेस कर सकता है तो वो सेल्स टेबल में एक से ज़्यादा बार आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइंट टेबल में तो एक ही बार है क्लाइंट आईडी, बट क्योंकि सामान बार बार ख़रीदना आ रहा है तो एक बार यहाँ पे भी क्रिएट हो गई है इसका, एक बार यहाँ पे भी रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है, तो बार बार आ रहा है यहाँ पे। तो सिंस वी कैन नॉट हैव एन ऑर्डर विदाउट अ कस्टमर, अब कस्टमर ही नहीं होगा तो ऑर्डर कैसे होगा हमारे पास, ठीक है। तो हम क्लाइंट वाली टेबल को पेरेंट बोल देंगे और सेल्स वाले को चाइल्ड बोल देंगे, और इन्हें हम रिलेट कर देंगे एक कॉमन फील्ड से। एंड रिलेटेड टेबल्स लाइक दिस शेयर अ कॉमन फील्ड, ठीक है। ये दोनों रिलेटेड टेबल एक कॉमन फील्ड शेयर करते हैं, जैसे क्लाइंट आईडी वाला जो हमने यहाँ पे देखा। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जब डेटा को हम स्टोर करते हैं, मेंटेन करते हैं और रिट्रीव करते हैं मल्टीपल टेबल्स से, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ चुके हैं। यहाँ पे प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिक फील्ड को हम प्राइमरी की बोलेंगे। प्राइमरी की इज़ अ यूनिक वैल्यू डेट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल, ठीक है। प्राइमरी की यानी एक यूनिक वैल्यू जो कि एक पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई करती है। तो प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। प्राइमरी की आर ऑल्सो इंडेक्स्ड इन डेटाबेस, ये डेटाबेस में भी इंडेक्स होती हैं जिससे कि हम डेटाबेस में एक रिकॉर्ड के बारे में बहुत जल्दी से सर्च कर सकते हैं। व्हेन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड ऑन वन और मोर कॉलम देन इट इज़ नोन एज कंपोजिट प्राइमरी की। जब हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एक से ज़्यादा कॉलम पे लगा देते हैं, जहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लगा रखा है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑर्डर आईडी पे भी लगाया है और क्लाइंट आईडी पे भी लगाया है, दोनों को हमने प्राइमरी की घोषित कर दिया है। तो अब इन दोनों को मिलाकर हम कंपोजिट प्राइमरी की बोलेंगे इधर पे। द रेफर्ड फील्ड क्लाइंट आईडी विच अकर इन सेल्स टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की। जो रेफर्ड फील्ड है दूसरी टेबल में यानी सेल्स टेबल में, जो रेफर्ड फील्ड है प्राइमरी वाली की,
सेल्स टेबल में उसे हम फॉरेन की बोलेंगे। द रेफर्ड क्लाइंट आईडी विच अकर इन सेल्स टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की। जो क्लाइंट टेबल में प्राइमरी की थी वो दूसरे टेबल में जिसमें उसका रेफरेंस लिया गया उसमें वो फॉरेन की बन जाती है। हेंस द फॉरेन की आइडेंटिफाइज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम। फॉरेन की आइडेंटिफाई करती है एक कॉलम को या सेट ऑफ कॉलम को इन वन टेबल यानी रेफरेंसिंग टेबल में जिसमें रेफरेंस लिया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो है सेल्स टेबल। उस टेबल में वो कॉलम या सेट ऑफ कॉलम को आइडेंटिफाई करती है जो कि रेफ़र करते हैं एक या एक से ज़्यादा कॉलम को दूसरी टेबल में, यानी जो कि रेफ़र कर रहे हैं दूसरे कॉलम को रेफर टेबल में। फॉर एग्जाम्पल इन दो टेबल में ये कॉलम और ये कॉलम कनेक्टेड है। RDBMS, a relational database is a type of database. It uses a structure that allow us to identify and access data in relation to a piece of data, जैसे हमने ऊपर दो टेबल में देखा। Often data in a relational database is organized into tables. इसमें डेटा टेबल में ऑर्गेनाइज होता है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। सेशन 2 में भी RDBMS की डेफिनेशन दी गई है, मैंने वो जल्दी इसलिए स्किप करी क्योंकि मैं तुम्हें ये पढ़ाना चाहता हूँ। A relational database is a collective set of multiple data set जो कि टेबल, रिकॉर्ड और कॉलम के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। Relational database establish a well-defined relationship between database tables. डेटाबेस टेबल्स के बीच में रिलेशनल डेटाबेस एक वेल डिफाइंड रिलेशन एस्टेब्लिश करता है जिससे कि टेबल्स कम्युनिकेट और शेयर कर सकती है इन्फॉर्मेशन आपस में, जिससे कि हम डेटा सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम उसमें क्लाइंट आईडी को रेफर करके क्लाइंट के बारे में डेटा सर्च कर सकते थे दूसरी टेबल में, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। सर्चेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्टिंग और रिलेशनल डेटाबेस यूजेज स्ट्रक्चर्ड क्वायरी लैंग्वेज। सिक्वल का यूज़ होता है तो रिलेशनल डेटाबेस में हमारी कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वायरी लैंग्वेज। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। Table is a set of data element values that is organized using model of vertical columns identified by their name and horizontal rows. A table has a well-defined number of column but can have any number of rows. कॉलम फिक्स होते हैं लेकिन नंबर ऑफ रोज़ कितनी भी हो सकती है। जैसे हमने ऊपर देखा था, मैंने तुम्हें टेबल बना के दिखा दिया था ना कि टेबल था हमारा, यहाँ पे नेम थे, फिर एड्रेस था, फिर फ़ोन नंबर था। तो हमारा जब एक नया फ्रेंड आया था जिसका नाम ई से था तो हम नया रिकॉर्ड ऐसे ऐड करते जा रहे थे, बट कॉलम फिक्स थे। यहाँ पे एड्रेस था, यहाँ पे फ़ोन नंबर था, यहाँ पे नेम था उनका। तो कॉलम फिक्स है बट रिकॉर्ड हम कितने भी ऐड कर सकते हैं टेबल में। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम फिक्स होंगे। टेबल इज़ अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट ऑर्गेनाइज यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल वाले कॉलम से मैंने तुम्हें ऊपर ही बता दिया था, और हॉरिजॉन्टल रोज़, ये रोज़ हैं। कॉलम इज़ अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज़ ऑफ पार्टिकुलर टाइप, पार्टिकुलर सिंपल टाइप, यानी एक ही टाइप की डेटा होती है एक कॉलम में जो कि हर एक रो के लिए एक ही होती है। जैसे ई के लिए एक ही बार एड्रेस आएगा, एक ही बार फ़ोन नंबर आएगा, ठीक है। कॉलम प्रोवाइड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच रोज आर कंपोज्ड। कॉलम के अकॉर्डिंग ही रोज कंपोज की जा सकती है। जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है कॉलम में, तो उसके नीचे जो हम रिकॉर्ड डालेंगे यानी कि जो रो आएगी उसमें फर्स्ट नेम के नीचे फर्स्ट नेम आएगा, सेकंड नेम के नीचे सेकंड नेम आएगा। तो कॉलम के अकॉर्डिंग ही रोज़ को हम कंपोज करते हैं। रोज़ क्या होती है? रोज़, रिकॉर्ड और टपल, इन्हें कुछ भी कह सकते हो तुम। ये रिप्रेजेंट करती है सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। इन सिंपल टर्म्स अ डेटाबेस टेबल कैन बी विजुअलाइज एज कंसिस्टिंग ऑफ रोज। अरे इसने तो रोज़ की डेफिनेशन ही नहीं बताई। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना, एक रो में उसमें इन्फॉर्मेशन किसके बारे में होती है? एक आइटम के बारे में होती है। जैसे ई को हमने एक आइटम कंसिडर किया था, उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है एक रो में। तो इसका अगर डेफिनेशन तुम्हें पूछेंगे तो तुम क्या लिखोगे? रो इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटिंग टू सिंगल यूनिट। डेटा होता है जो कि रिलेटेड होता है सिंगल यूनिट के रिलेटेड डेटा होता है एक रो में। उसके बाद है क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग एन ओपन ऑफिस। अब ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है, तो इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, 17 मिनट के अराउंड की वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको तुम थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेना। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, स्टेप्स ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, बट उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं तो उन्हें तुम अच्छे से देख लेना। बाकी आगे मूव करते हैं, हम डेटा टाइप पढ़ते हैं। इसमें डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा या वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डेटाबेस। डेटा टाइप यूज़ होते हैं आइडेंटिफाई करने में कि हम किस टाइप के डेटा डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक टेबल बनाई है, उसमें डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एड्रेस के नीचे हमने एक डब्बा बनाया है। यहाँ पे हम चूज़ करेंगे कि हमें किस टाइप का डेटा डालना है एड्रेस के नीचे। क्या न्यूमेरिकल डेटा डालना है? एड्रेस का न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है? हाँ हो सकता है, जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो और नंबर्स भी हो। तो इस तरीके से डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। तो पहला है हमारा न्यूमेरिक टाइप। ये यूज़ किया जा सकता है फॉर स्टोरिंग मोबाइल नंबर, रोल नंबर, डोर नंबर,
स्कूल एडमिशन का नंबर, ये सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए। इसमें 2 चीज़ें याद रख लो, बुलियन और टिनी इंटीजर, ठीक है। बुलियन हमें 0 या 1 में वैल्यू रखनी होती है और टिनी इंटीजर में हम वैल्यू रख सकते हैं 0 to 255 के बीच में। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक के भी डिफरेंट टाइप हैं, लॉन्ग वार्चर, वार चार, इग्नोर केस। ये सारी उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है कि हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ें। ऊपर से ये हमें नेम याद होने चाहिए कि अल्फा न्यूमेरिक के क्या क्या टाइप्स हैं। बाइनरी की मदद से हम फ़ोटो वगैरह, म्यूज़िक वगैरह फाइल सेव कर सकते हैं। तो बाइनरी डेटा टाइप आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी डेटा टाइप इन अ डेटाबेस कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग फोटो, म्यूजिक फाइल एक्सेट्रा। इन जनरल फाइल ऑफ एनी फॉर्मेट कैन बी स्टोर यूजिंग बाइनरी डेटा टाइप। बाइनरी डेटा टाइप की मदद से किसी भी टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, किसी भी टाइप का फाइल स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में। तो बाइनरी डेटा के भी टाइप्स हैं, लॉन्ग वार बाइनरी, वार बाइनरी। बस इनको देख लो, ज़्यादा डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम किसके लिए यूज़ होगा? फॉर डिस्क्राइबिंग डेट एंड टाइम, ऑब्वियसली भाई। इसको यूज़ कर सकते हैं हम फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन सच एज डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ प्रोडक्ट सेल वगैरह वगैरह, ठीक है। सो डेट टाइम वाला हमारा डेटा टाइप कब यूज़ होगा? जब हमें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ प्रोडक्ट सेल, ये सारी चीज़ें सेव करनी है डेटाबेस में। सेशन 3 है हमारा परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टेबल। कैसे टेबल्स में ऑपरेशन परफॉर्म करने, बहुत इजी है ये, इससे भी क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाएंगे। डेटा कैसे इंसर्ट करना है टेबल में? टेबल सिलेक्ट करो, उस पर डबल क्लिक करो, फिर तुम्हारी टेबल ओपन हो जाएगी डेटा सीट व्यू में। वहाँ पे फिर तुम नया डेटा डाल सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग डेटा को भी अपडेट कर सकते हो। एडिट कैसे करना है? डबल क्लिक करो उस डेटा पे, सेल पे, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसकी डेटा पे डबल क्लिक करो और फिर तुम उसको मॉडिफाई कर सकते हो। डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। डिलीट करने के लिए क्या करना है? राइट क्लिक करना है सिलेक्टेड डेटा पे और फिर वो डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमने राइट क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन आया, तुमने उसे डिलीट कर दिया। फील्ड प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं, अब इनको अच्छे से सुनना, ठीक है। फील्ड प्रॉपर्टीज़ 3-4 ही हैं, इनको अच्छे से सुनना। तो पहली है हमारी ऑटो वैल्यू। अगर हमने ऑटो वैल्यू वाले ऑप्शन को यहाँ पे येस कर दिया, फॉर एग्जांपल ये फील्ड हमने सिलेक्ट करी और फिर यहाँ पे ऑटो वैल्यू को, ये ऑटो वैल्यू लिखा है, तो ये अगर हमने सिलेक्ट कर दिया तो उस फील्ड के लिए ऑटोमेटिकली कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू डेटाबेस सॉफ्टवेयर अपने आप डाल देगा। बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ ऑफ द फील्ड इज 10। फील्ड की लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट 10 होती है, बट इसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं मैक्सिमम लेंथ तक, ठीक है। लेंथ वाले की मदद से, लेंथ फील्ड प्रॉपर्टी इसके नीचे पे होती है। तुम पार्टिकुलर फील्ड सिलेक्ट करो, उसकी तुम्हें अगर लेंथ बढ़ानी है तो तुम यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितनी लेंथ चाहिए तुम्हें, कि इसमें कितने कैरेक्टर डालना चाहते हो तुम। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब ऑटो वैल्यू और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में तुम कंफ्यूज हो सकते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर अ फील्ड, ठीक है, हम खुद सेट करते हैं इसे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर अ फील्ड, यहाँ पे कुछ भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर डाल रहा था, यहाँ पे हम खुद सेट करते हैं कि अगर एक फील्ड में यूज़र कोई भी वैल्यू नहीं डालेगा तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू जो हम प्रोवाइड करेंगे वो वहाँ पे अपने आप आ जाएगी। उसके बाद है फॉर्मेट एग्जाम्पल। इसकी मदद से हम एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा का फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते हैं एक फील्ड के लिए। दिस प्रॉपर्टी हेल्प अस टू सेट द फॉर्मेट ऑफ डेटा एंटर्ड इन द फील्ड सच एज 91222। जैसे फ़ोन नंबर का होता है ना, कभी 2 के बाद ऐसे डैश होता है, कभी 3 के बाद डैश होता है। तो हम ये फॉर्मेट एक फील्ड के लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे जो भी डेटा आएगा वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज हो जाएगा। एक और फील्ड प्रॉपर्टी है एंट्री रिक्वायर्ड। अगर एंट्री रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को हमने येस पे क्लिक कर दिया तो वहाँ पे उस फील्ड पे वैल्यू इंसर्ट करना मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर वहाँ पे फील्ड पे वैल्यू नहीं डाली तो डेटाबेस को तुम फिर सेव ही नहीं कर पाओगे, मतलब उस फील्ड को तुम ब्लैंक रख ही नहीं सकते, वहाँ पे डालना ही पड़ेगा तुम्हें वैल्यू, अगर एंट्री रिक्वायर्ड वाला हमने सेट किया है येस पे, ठीक है। सॉर्टिंग डेटा। डेटा को सॉर्ट करना मतलब अरेंज करना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले हम कॉलम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे सॉर्टिंग बटन पे। ये असेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्ट करने का बटन है या डिसेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्ट करने का बटन है, तो फिर डेटा उस तरीके से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी हमने उससे पहले पढ़ा था ना अभी, कि डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यूज़ होती है टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन अ रिलेशनशिप। जो हमने 2 टेबल बनाए थे ना, सेल्स वाला और एक क्लाइंट वाला, उन दोनों के बीच में जो कि रिलेटेड टेबल्स हैं उनमें एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे डेटा की। इन बेस डेटा कैन बी लिंक बिटवीन 2 और मोर टेबल विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ये हमने ऊपर देखा था कैसे हमने लिंक किया था 2 टेबल्स को।
रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के मदद से हम क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में, तो इसे अच्छे से देखना। एडिंग रिकॉर्ड टू अ रिलेटेड टेबल इफ़ देयर इज़ नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। फॉर एग्जाम्पल हम अपना पुराना एग्जाम्पल लेंगे अब, जो कि ईजी वाला था, इनकम और एक्सपेंसेस वाला। तो मान के चलो अभी हमारे पास 2 ही लोग हैं, यहाँ पे भी 2 लोग हैं, दोनों 100 रुपये कमाते हैं, 100 खर्च कर देते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि एडिंग रिकॉर्ड टू अ रिलेटेड टेबल, यानी ये प्राइमरी थी हमारी इनकम वाली, ये थी रिलेटेड टेबल। तो हम रिलेटेड टेबल में एक नया रिकॉर्ड नहीं डाल सकते जब तक वो रिकॉर्ड प्राइमरी वाले में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हम शाम को यहाँ पे तब तक नहीं डाल सकते जब तक वो प्राइमरी वाले में अवेलेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट भी पहले पॉइंट से काफ़ी सिमिलर है कि चेंजिंग वैल्यू इन प्राइमरी इफ़ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड आर प्रेजेंट इन एसोसिएटेड टेबल्स, कि प्राइमरी में हम एक वैल्यू नहीं चेंज कर सकते जब तक उसका एसोसिएटेड रिकॉर्ड दूसरी टेबल में अवेलेबल है। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की मदद से अवॉइड हो जाता है ये मिस्टेक, ठीक है। डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी की टेबल इफ़ देयर आर एनी मैचिंग रिलेटेड रिकॉर्ड इन एसोसिएटेड टेबल। हम प्राइमरी वाले से रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते जब तक उसका रिलेटेड हमारा एसोसिएटेड टेबल में रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप रेफर टू एसोसिएशन और कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर टेबल, 2 से ज़्यादा टेबल के बीच में कनेक्शन को ही रिलेशनशिप बोलते हैं। व्हेन यू रिलेट 2 टेबल यू डू नॉट नीड टू एंटर सेम डेटा इन डिफरेंट टेबल्स। अगर हम कनेक्ट कर देते हैं 2 टेबल को तो हमें बार बार सेम डेटा ऐड नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने सेल्स और क्लाइंट वाले में देखा था ना कि जब जब इंसान खरीदने आ रहा था तो पूरा एड्रेस ऐड करना पड़ रहा था उसमें, बट यहाँ पे हमने क्लाइंट का अलग बना दिया, सेल्स का अलग बना दिया, तो बार बार हमें सेम डेटा नहीं डालना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप सेटअप करके हम टाइम बचा सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू एंटर द सेम डेटा इन सेपरेट टेबल। रिड्यूस डेटा एंट्री एरर, बार बार एंटर करते हैं तो कुछ हो सकता था गलत एंटर हो जाए, तो वो भी हम बच सकते हैं। और समराइज़ हो जाता है डेटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल कि यहाँ पे भी उतना ही डेटा जितना अवेलेबल है और यहाँ पे भी उतना ही अवेलेबल है, वरना बार बार होता तो बहुत लंबा हो जाता। तो डेटा समराइज़ हो जाता है जब रिलेटेड टेबल्स होती हैं तो डेटा समराइज़ हो जाता है रिलेटेड टेबल्स से। यू कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन एनी 2 टेबल बाय सिलेक्टिंग रिलेशनशिप ऑप्शन फ्रॉम द टूल मेन्यू। एट द टेबल अमंग विच you want to create relationship, select the table and click on add button। उसके बाद तुम डिफरेंट टाइप की रिलेशनशिप सेटअप कर सकते हो, 1 to 1, 1 to many या many to 1 या many to many। 1 to 1 में दोनों के पास प्राइमरी की होनी चाहिए और प्राइमरी की से वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, यहीं पे नीचे पे कहीं पे लिखा होगा। 1 to 1 में दोनों टेबल के पास प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक प्राइमरी की कॉलम है और ये प्राइमरी की कॉलम है और दोनों प्राइमरी की कॉलम आपस में लिंक हो रखे हैं। 1 to many में एक टेबल के पास प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। ये चीज़ ये सिग्निफाई करती है कि 1 कॉलम ऑफ प्राइमरी की टेबल इज एसोसिएटेड टू ऑल द कॉलम ऑफ एसोसिएटेड टेबल, ठीक है। ये प्राइमरी की कॉलम एसोसिएटेड टेबल के सारे कॉलम से कनेक्टेड है। 1 to many रिलेशनशिप ये सिग्निफाई करती है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में कोई प्राइमरी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्राइमरी की ज़रूरत नहीं है। इन दिस रिलेशनशिप नो टेबल हैज़ प्राइमरी की कॉलम, इट सिग्निफाइज दैट ऑल कॉलम ऑफ प्राइमरी की टेबल आर एसोसिएटेड विद ऑल कॉलम ऑफ एसोसिएटेड टेबल, कि सारे कॉलम प्राइमरी की टेबल के सारे कॉलम्स एसोसिएटेड टेबल से कनेक्टेड है। रिलेशनशिप कैसे रिमूव करते हैं? रिलेशनशिप अप्लाइड ऑन टेबल कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ डिलीट ऑप्शन। ये लाइन पे क्लिक करो और डिलीट को प्रेस कर दो। क्लिक ऑन द रिलेशनशिप थ्रेड एंड सिलेक्ट डिलीट ऑप्शन। इसके बाद है रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वायरी। सेशन 4 में आ गए अब हम। तो क्वायरी का यूज़ करके हम कलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पूल ऑफ डेटा। अ क्वायरी हेल्प अस जॉइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल एंड फिल्टर दैट इंफॉर्मेशन। Filtering means that query uses a criteria that you provide to hide some data and present only what you want to see। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ क्वायरी का। तुम गूगल पे जाते हो, पर्टिकुलर क्वायरी डालते हो और पूल ऑफ डेटा में से तुम्हें एक पर्टिकुलर डेटा मिलता है फिल्टर होके, जो किस बेसिस पे होता है, जिस तरीके से तुमने क्वायरी लिखी होती है, और वो तुम्हें वही डेटा दिखाता है जो तुमने उससे मांगा होता है, जो तुम देखना चाहते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे डेटाबेस में भी ये चीज़ें काम करती हैं। इसके बाद है क्रिएशन ऑफ क्वायरी यूजिंग डिज़ाइन व्यू, और इसके लिए यूज़ होती है SQL लैंग्वेज। क्वायरीज आर कमांड दैट आर यूज टू डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो मैनिपुलेट डेटा इन डेटाबेस। अब ये सारी चीज़ें कैसे होती है, हम डेटा रिट्रीव कैसे करते हैं, पर्टिकुलर टाइप का डेटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, तो SQL कमांड्स के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए मैंने अलग से तुम्हारे लिए एक PDF तैयार करी है, उसमें मैं तुम्हें समझा दूंगा, और उसके बाद फिर हम सेशन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।
एसक्यूएल कमांड्स और क्वायरीज डीबीएमएस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, 1 मार्कर भी, 2 मार्कर भी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं। 1 मार्कर में तुम्हें डीडीएल डीएमएल पूछ लेंगे, इनमें डिफरेंस पूछ लेंगे। 2 मार्क्स में ये पूछ लेंगे कि सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज क्या होता है, इसके 2 क्लॉजेस बताओ। तो शॉर्ट आंसर में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। लॉन्ग आंसर में तो तुम्हें पता है टेबल देंगे, उसके बाद उनके हमें स्टेटमेंट कमांड्स हमें लिखनी पड़ती है। तो सारी चीजें अभी कवर करते हैं 15-20 मिनट में। आराम से बैठो, इसे सुनो, तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। डीडीएल का फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल का फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल के एग्जांपल है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। डीएमएल के एग्जांपल है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। कॉलम के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती डीएमएल में, और डीडीएल में कॉलम या तो हटाए जाएंगे या तो नए क्रिएट किए जाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। अभी हम ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, क्रिएट, सिलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर, ड्रॉप। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्रिएट टेबल से स्टार्ट करते हैं। इस कमांड से हम टेबल बना सकते हैं, नाम से ही हमें पता चल रहा है। इसका सिंटैक्स यानी कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इस कमांड को लिखा कैसे जाता है। पहले हम क्रिएट टेबल लिखेंगे, यानी कि जो कमांड का नेम है क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नेम आएगा। अगर क्वेश्चन का हमें आंसर लिखना है तो टेबल नेम हमें क्वेश्चन में ही दिया रहता है। उसके बाद हम कॉलम 1 उसका डेटा टाइप लिखेंगे, फिर कॉलम 2 का नेम, फिर उसका डेटा टाइप लिखेंगे। ऐसे करते करते जितने कॉलम है उनका नेम लिखेंगे और उसके साथ उसका डेटा टाइप लिखेंगे। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है, टेबल का नाम है एम्प्लॉय इन्फो। तो हमने देखा स्ट्रक्चर कैसे बना रहे थे हम, क्रिएट टेबल, फिर हमारा टेबल का नेम आ रहा था, तो टेबल का नेम आ गया एम्प्लॉय इन्फो। उसके बाद हम ये कॉलम नेम डालेंगे और जो डेटा टाइप है उसका नेम डालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है एम्प्लॉय आईडी और इसमें डेटा टाइप यूज हुआ है इंटीजर। ये डिफरेंट डेटा टाइप हमने सेशन नंबर 2 वाले प्रैक्टिकल में पढ़े थे, जो 17 मिनट की वीडियो थी ना, उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो उसको तुम समझ सकते हो। बाकी ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर तुम्हें टेबल फॉर्म करनी है तो ये सारी चीज़ें तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई होगी। बस तुम्हें यहाँ पे ये स्ट्रक्चर याद करना है, क्रिएट टेबल लिखना है, टेबल का नाम लिखना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर हमें एम्प्लॉय आईडी लिखनी है, उसका डेटा टाइप लिखना है, यहाँ पे इंटीजर है, फिर यहाँ पे एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम का नेम हमने डाल दिया, फिर यहाँ पे वार्चर 255 इसकी लेंथ हमने स्पेसिफाई कर दी कि इसमें इतने ही आ सकते हैं। ऐसे करते करते हम कॉलम के नेम लिखते जाएंगे, उसके साथ उसका हम डेटा टाइप भी लिखते जाएंगे, और कॉमा से इसे सेपरेट करना मत भूलना। और जब ये एंड हो जाएगा हम इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन भी लगाएंगे। दूसरा हमारा सिलेक्ट कमांड है। सिलेक्ट कमांड की मदद से हम डेटा सिलेक्ट करते हैं डेटाबेस में से। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जैसे हमें कुछ कॉलम्स को एक डेटा में से एक्सट्रैक्ट करना है, रिट्रीव करना है, तो हम सिलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कॉलम 1 का नेम, फिर कॉलम 2 का नेम, बीच में कॉमा होगा ध्यान रखना, फिर कॉलम, ऐसे जितने भी हमें कॉलम चाहिए हैं, फ्रॉम टेबल नेम, फिर टेबल का नेम आएगा। और अगर हमें पूरा डेटा चाहिए टेबल का तो हम सिलेक्ट, फिर स्टार लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे और फिर टेबल का नेम लिख देंगे। अगर हमें टॉप के कुछ रिकॉर्ड चाहिए, जैसे टॉप 3 हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो हम सिलेक्ट टॉप लिखेंगे, उसके बाद एन यानी नंबर लिखेंगे कि हमें स्टार्टिंग के कितने रिकॉर्ड चाहिए, और फिर स्टार लिखेंगे। इसका मतलब है पूरे टेबल में से जो स्टार्टिंग के 3 हैं वो हमें चाहिए फ्रॉम टेबल नेम, यानी इस टेबल से चाहिए। एग्जाम्पल से ही हम इसे समझ सकते हैं। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम यूज़ करेंगे तो अच्छे से समझ भी पाएंगे कि क्या बोल रहे हैं। तो ये फिर से हमारा एम्प्लॉय इन्फो वाली टेबल है। हमने स्ट्रक्चर देख लिया था कैसे करना है। सिलेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें कॉलम के नेम लिखने हैं, एम्प्लॉय आईडी, फिर कॉमा, फिर एम्प्लॉय नेम। कहाँ से चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो टेबल, ठीक है। ये टेबल का नेम है, हमने स्ट्रक्चर में देखा था। पहले सिलेक्ट लिखना है, फिर जो जो कॉलम तुम्हें चाहिए हैं उनके नेम लिखने हैं, और फिर एम्प्लॉय इन्फो लिखना है, और ये सेमी कॉलन लगाना मत भूलना। तो हमने एम्प्लॉय आईडी चाहिए, हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए। कहाँ से चाहिए, फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या था, एम्प्लॉय इन्फो, और फिर सेमी कॉलन लगा के ये एंड हो जाएगा। अगर हमें सारे एक साथ सिलेक्ट करना है तो सारों का हम नाम तो लिख सकते हैं, बट वो बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, इसलिए हम एक स्टार यूज़ करते हैं। स्टार इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल फ्रॉम द टेबल, ठीक है। तो सिलेक्ट लिखेंगे, फिर स्टार लिखेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो यानी टेबल का नेम। तो इससे क्या होगा, हमें सारे ये रिट्रीव हो जाएंगे, इन सब का डेटा रिट्रीव हो जाएगा डेटाबेस में से। तो 2 क्लॉजेज होते हैं जो हम सिलेक्ट कमांड के साथ यूज़ कर सकते हैं। पहला है वेयर क्लॉज, दूसरा है ऑर्डर बाय क्लॉज। वेयर क्लॉज स्पेसिफाई करता है एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया कि तुम्हें कौन सी रो सिलेक्ट करनी है। अब देखते हैं भाई कौन सी रो सिलेक्ट करनी है, एग्जाम्पल में जाते हैं। तो हमने इतना लिखा, तो हमने पहले लिखा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, फिर हम स्पेसिफाई करेंगे वेयर सिटी इक्वल टू बैंगलोर, यानी कि हमें ये वाली रो चाहिए। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया पूरे डेटाबेस में से हमें वो रिकॉर्ड चाहिए, यानी वो रो चाहिए जिसमें सिटी इक्वल टू बैंगलोर है। इसे हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और उसके बाद एक सेमीकोलन आता है, और जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है उसे हम डायरेक्टली लिख देते हैं। उसके बाद है हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू सॉर्ट ऑल द रिजल्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो रिजल्ट हमने रिट्रीव करा है उसे हम या तो
असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज की मदद से, ठीक है। अगर हम ऑर्डर क्लॉज का यूज़ करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसे याद करना 1 मार्क में आ जाता है ये। इसका हमारा स्ट्रक्चर कैसा रहता है, पहले लिखेंगे सिलेक्ट, फिर कॉलम के नेम लिखेंगे, फ्रॉम टेबल नेम, फिर ऑर्डर बाय, और किन कॉलम को हमें ऑर्डर करना है फिर उनका नाम लिखना है, समझ रहे हो। ASC लिख सकते हो यानी असेंडिंग, इसको लिखोगे नहीं फिर भी असेंडिंग में, इसको अगर तुम नहीं भी लिखोगे फिर भी जो डेटा तुम्हें मिलेगा रिजल्ट वो तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में ही मिलेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर की ही होती है। अगर रिजल्ट तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो DESC लिखकर सेमीकोलन लगा के इसे एंड कर देना। तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जैसे ये टेबल है, इसमें हम ऑर्डर बाय वाला क्लॉज लगाएंगे, तो पहले सिलेक्ट लिखेंगे, फिर हमें सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो स्टार बना देंगे, वरना अगर हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करना होता तो हम कॉलम का नाम लिख देते, जैसे स्टूडेंट ID, फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर। जो हमें अगर पर्टिकुलर कॉलम चाहिए होता तो हम कॉलम का नाम लिखते हैं, हमें सारे चाहिए तो स्टार लिख रहे हैं। तो सारे कॉलम हमने सिलेक्ट कर दिए फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट्स। अब जिस कॉलम के हिसाब से हमें पूरी टेबल को अरेंज करना है उस कॉलम का नेम यहाँ पे लिखेंगे, और हमने इसके आगे DESC नहीं लिखा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, जैसे B, फिर D, फिर H, फिर L। तो ये अपने आप ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। अगर हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो इसके बाद हमें DESC लिखना पड़ता और ये सेमीकोलन DESC के बाद आता, तो ये फिर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता। ये याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं और समझाने वाली कम है, तो तुम्हें याद करने में एफर्ट डालना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू, इस स्टेटमेंट की मदद से हम नए रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं अपने टेबल में। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल नेम लिखना है, फिर हमें कॉलम्स लिखना है जो जो हमें एंटर करना है। तो ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर कॉलम 1, फिर कॉमा, फिर कॉलम 2, जो जो हमें कॉलम ऐड करने हैं उनका नेम हम लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज होगा। ये कॉलम जिस तरीके से तुम लिख रहे हो उसी तरीके से टेबल में भी आएगा, यानी कॉलम 1 तुमने पहले लिखा है तो कॉलम 1 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। और कॉलम 1 में जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन देनी है वो भी तुम्हें इसी हिसाब से लिखनी पड़ेगी। जैसे तुमने वैल्यू 1 लिखी तो वो कॉलम 1 में आएगी, वैल्यू 2 कॉलम 2 में आएगी, वैल्यू 3 कॉलम 3 में आएगी। तो इंसर्ट इनटू, फिर टेबल नेम आएगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएंगे, उसके अंदर कॉलम्स के नेम आएंगे जो जो तुम्हें इंसर्ट करने हैं, और फिर वैल्यूज़ लिखेंगे, वैल्यू भी ब्रैकेट में आएंगी, जिस जिसकी वैल्यू लिखनी है उनको कॉमास से सेपरेट करके हम वैल्यूज़ भी लिख लेंगे, और एंड होता है हमारा ये सेमीकोलन के साथ। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो जैसे ये एक टेबल है जिसका नेम है एम्प्लॉय इन्फो, हम पहले से इसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू, फिर टेबल नेम था हमने पहले देखा, उसमें जो जो कॉलम हमें डालने हैं उनका नेम हम लिखेंगे, जैसे एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम, और ये इसी तरीके से अरेंज भी हुए हैं, तुम नोटिस करो। और उसके बाद इनमें वैल्यूज़ डालेंगे, उसको भी ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, और फिर वैल्यूज़ भी उसी क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में हमें ये चाहिए है। एक चीज़ नोटिस करो, जो वैल्यूज़ हम डाल रहे हैं वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है और सेपरेटेड है कॉमास के थ्रू, और एंड हो रहा है हमारा ब्रैकेट के बाद, और एंड होता है हमारा ये सेमीकोलन के थ्रू हमेशा की तरह। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अपडेट स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द टेबल। जो रिकॉर्ड्स पहले से टेबल में मौजूद है उनको मॉडिफाई करने के लिए अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो देखते हैं। तो अपडेट लिखना है, फिर टेबल का नेम लिखना है, फिर सेट। अपडेट और सेट एक साथ आता है, याद रखना। अपडेट, फिर टेबल का नेम, फिर सेट। क्या सेट करना है, कॉलम 1 में ये वैल्यू सेट करनी है, फिर कॉमा, फिर कॉलम 2 में ये वैल्यू सेट करनी है, फिर कॉमा, और फिर हम कंडीशन भी स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी कंडीशंस हैं, ठीक है। वेयर का कैसे यूज़ हो रहा है हम एग्जाम्पल में देखेंगे, बिना एग्जाम्पल के वेयर का यूज़ समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वेयर का यूज़ हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो हमें अपडेट करना है, फिर टेबल नेम आएगा एम्प्लॉय इन्फो टेबल को, और सेट करना है एम्प्लॉय नेम इक्वल टू आहना, ठीक है। ये हमें एम्प्लॉय का नेम लिखना है, फिर कॉमा, और क्या ऐड करना है, और दूसरा कॉलम जो सिटी नेम से है उसमें हमें अहमदाबाद ऐड करना है, वेयर। अब हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी रो में ऐड करना है, जिसमें एम्प्लॉय ID 1 है, यानी ये वाली रो में क्या ऐड करना है, क्या सेट करना है, एम्प्लॉय नेम आहना जो कि यहाँ पे कुछ और है, सिटी हमें अहमदाबाद ऐड करनी है जो कि यहाँ पे कुछ और है। तो इस तरीके से हम अपडेट करते हैं अपने टेबल को। इसके बाद है हमारा डिलीट वाला कमांड। इसकी मदद से हम रो या रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, ठीक है। एक पार्टिकुलर रो या रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, यानी जो ये हमारा ऐसा हॉरिजॉन्टल रो कहलाती है, कॉलम हमारे वर्टिकल थे, तो एक इसको अगर हम डिलीट करेंगे तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, राइट। हमने पढ़ा है DBMS में कि कितने भी रोज हो सकते हैं लेकिन कॉलम फिक्स होने चाहिए। अगर कॉलम चेंज हो रहे हैं तो स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो डिलीट हमारा स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहा है, वो रो या रिकॉर्ड को डिलीट करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, फिर टेबल का नेम आएगा,
और फिर हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, इसको एग्जांपल से देखते हैं। वही एम्प्लॉय इन्फो वाली टेबल है, तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, यानी डिलीट फ्रॉम फिर टेबल नेम आएगा वहाँ पे, और क्या डिलीट करना है, फिर वेयर वाला क्लॉज उसे स्पेसिफाई करता है कि वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू प्रीति, यानी प्रीति वाली रो जो है उसे हमें डिलीट करना है, यानी कि ये वाली रो। स्ट्रक्चर आई होप तुम्हें याद हो गया होगा, डिलीट फ्रॉम फिर टेबल का नेम वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू प्रीति, यानी ये रो डिलीट हो जाएगी। आखिरी है हमारा ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट। इसकी मदद से हम ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं कॉलम्स को। ठीक है, अब कॉलम को डिलीट या मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। पहला वाला हम देखेंगे कॉलम ऐड करने का स्ट्रक्चर, दूसरा हम देखेंगे कॉलम डिलीट करने का स्ट्रक्चर। ऐड करने का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑल्टर टेबल फिर टेबल का नेम, ऐड कॉलम नेम और फिर डेटा टाइप और सेमी कॉलन से ही एंड हो जाएगा। दूसरे में ऑल्टर टेबल फिर टेबल का नेम, ड्रॉप कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। तो जो कॉलम हमें ऐड करनी है उसका पहले हमें नेम लिखना है और फिर डेटा टाइप भी मेंशन करना है। एग्जांपल, ऑल्टर टेबल फिर टेबल का नेम स्टूडेंट, क्या ऐड करना है, कॉलम का नेम DOB और डेटा टाइप क्या होगा इसका डेट, और सेमी कॉलन से ही एंड हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं जब हमें कॉलम डिलीट करना है। तो ऑल्टर टेबल फिर स्टूडेंट्स यानी टेबल का नेम, फिर ड्रॉप यानी कौन सा कॉलम डिलीट करना है, DOB वाला, और उसका डेटा टाइप क्या है, डेट है, और सेमी कॉलन से ये एंड हो जाएगा स्टेटमेंट। तो ये था हमारा SQL कमांड्स वाला पार्ट। इससे क्वेश्चंस आते हैं, इनको याद करना इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो देख के ये समझ नहीं आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये स्ट्रक्चर याद करने पड़ते हैं। मैं PDF तुम्हें वेबसाइट पे अपलोड करके दे दूंगा, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर इस PDF को तुम 1-2 बार देख लेना, याद करने की कोशिश करना, याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्म के बारे में। अ फॉर्म प्रोवाइड यूजर अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इनटू डेटाबेस। डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए फॉर्म यूज़र को एक सिस्टमैटिक तरीका प्रोवाइड करता है। फॉर्म क्या है, एक यूज़र स्पेसिफाइड लेआउट है, मतलब यूज़र ही स्पेसिफाई करता है कि लेआउट किस तरीके का होना चाहिए, और फिर वहाँ से वो डायरेक्टली डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे टेबल्स में डेटा को देख सकता है, एंटर कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। ठीक है, फॉर्म की मदद से। तो ये देखो, ये है एक एग्जांपल हमारे फॉर्म का। इसमें सिस्टमैटिक वे से यूज़र इन्फॉर्मेशन डाल सकता है, और ये लेआउट भी यूज़र ही डिसाइड करता है कि फॉर्म का लेआउट किस तरीके का दिखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट्स। अ रिपोर्ट हेल्प्स टू डिस्प्ले द डेटा इन अ समराइज्ड मैनर। डेटा को समराइज्ड मैनर में दिखाने के लिए रिपोर्ट हमारी मदद करता है। इट इज़ यूज टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। जो हमने काम किया उसका ओवरऑल आउटकम क्या था वो रिपोर्ट के माध्यम से हमें मिल जाता है, और हम इसे डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके का हमारी रिपोर्ट दिखती है। इसमें डेटा हमारा समराइज्ड मैनर में है ना, सारा डेटा समराइज्ड मैनर में हमें मिल जाता है। और फिर हमारा चैप्टर भी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। readersvenue.com पे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर देना, अगर तुम कर सकते हो तो, यूज़ करते हो तो कर लेना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर तुम्हें पसंद आई होगी तो लाइक करना। हो सकता है एनर्जी में थोड़ा डाउनफॉल हो क्योंकि रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।